मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरा नाम जन्नत और मेरे भाई का नाम अदनान था। हम दोनों ही यतीम थे। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और उनके मरने के बाद मेरे भाई अदनान ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी इस्तात के मुताबिक उन्होंने मुझे तालीम भी दिलवाई थी, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर तक पढ़ाई का सिलसिला जारी ना रख सकी थी क्योंकि अखराजात बहुत बढ़ गए थे। इसी वजह से मैंने पढ़ाई का सिलसिला खुद ही खत्म कर दिया था, भाई को ये कहकर कि मुझे मजीद नहीं पढ़ना और मुझसे पढ़ा नहीं जाता। भाई ने पहले पहल जोर दिया कि वो कुछ न कुछ कर लेंगे। जब उन फैक्ट्री से शाम 4 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद भी वो मेरी खातिर कहीं पर काम कर लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और फिर मेरी मुसलसल जिद की वजह से उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया था और मुझे घर बिठा लिया। मुझे बहुत शौक था भाई की शादी का। इसी वजह से मैंने भाई को कहा कि आप शादी कर लें, लेकिन भाई ने कहा कि जन्नत, मैं पहले तुम्हारी शादी करूंगा, फिर अपने लिए कोई लड़की देखूंगा। इस बार भी मैंने भाई से जिद लगा ली कि नहीं, पहले मैंने आपकी शादी देखनी है। अगर पहले मेरी शादी हो गई तो मैं अपने घर में मसरूफ हो जाऊंगी और आपकी शादी ठीक से एंजॉय नहीं कर सकूंगी। इस बार भाई ने मेरी बात मान ली थी और फिर उन्होंने एक रिश्ता करवाने वाली औरत को कहकर एक मुनासिब लड़की से शादी कर ली। भाई की शादी के बाद तो घर में जैसे खुशियां लौट आई थीं। भाभी के आने से मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। मेरे भाई की शादी को अभी बमुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था कि भाभी ने हनीमून के लिए अमेरिका जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उनकी बात सुनकर हम परेशान हो गए थे। भाभी ने ये भी ना सोचा कि भाई के हालात ऐसे ना थे कि वो उन्हें अमेरिका ले जा सकें। भाई ने कहा कि अभी कुछ वक्त इंतजार कर लो, मैं पैसे जमा कर लूं, फिर अगले साल हम लाजमी चलेंगे। मेरे भाई ने नरमी से भाभी को समझाया था, लेकिन भाभी तो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। उन्होंने भाई से कहा कि उन्हें अमेरिका देखने का बहुत शौक है और वो लाजमी जाएंगी। भाभी की बात सुनकर भाई परेशान हो गए थे। इससे पहले कि ये बात एक झगड़े की सूरत अख्तियार करती, भाभी ने खुद ही एक तजवीज पेश कर दी, लेकिन उनकी बात सुनकर हम दोनों बहन भाई हैरान रह गए थे। मैंने हैरत और बेयकीनी से भाभी को देखा जो अपनी बात कहकर पुरसकून सी खड़ी थीं। हमें उनकी बात सुनकर झटका लगा था। भाई और मैं कुछ बोले नहीं थे। वो शायद हमारी हालत समझ चुकी थी। भाभी ने कहा कि उनके वालिद बड़ा बिजनेस करते हैं और महीने का लाखों कमाते हैं। अब ये सारा खर्चा उनके वालिद यानी मेरे भाई के ससुर करेंगे और उन्हें इस बात से कोई एतराज भी नहीं है। वो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं। फिर उसी शाम मेरे भाई के ससुर हमारे घर आए और एक बहुत बड़ी रकम मेरे भाई को दी और कहा कि जाओ मेरी बेटी को अमेरिका घुमाकर ले आओ। इस बात पर भाई और मैं एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब सिवाय चुप रहने के हमारे पास दूसरा कोई चारा ना था, क्योंकि भाभी के तेवर बता रहे थे कि वो अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं है। मेरे भाई के ससुर पैसे देकर अपने घर जा चुके थे। भाई ने हामी भी भर ली थी। अगले चंद दिनों में ही उनका अमेरिका जाने का सारा इंतजाम हो चुका था, मगर मेरा भाई खुश नहीं था। वीजा और टिकट्स सब कुछ कंफर्म हो चुका था। ठीक 1 हफ्ते बाद भाई और भाभी की फ्लाइट थी, मगर भाई काफी उदास रहने लगा था, जबकि भाभी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो तो बेहद खुश थी। उनको खुश देखकर मैंने भाई से दरखास्त की कि भाभी की खुशी की खातिर अपना मुंह ठीक कर लें, और फिर ना चाहते हुए भी भाई मेरी बात मान गए थे। 1 हफ्ता पलक झपकते गुजर गया और वो दिन भी आ ही गया जब उनकी फ्लाइट थी। भाभी के घर वाले भी मिलने आए हुए थे और वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। भाई के जाने के बाद मैंने घर में अकेला हो जाना था। भाई ने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो ये घर बंद करके अपनी खाला के पास चली जाऊं, लेकिन मैं अकेले रहने की आदी थी, इसलिए उन्हें मुतमईन कर दिया कि मैं अकेली रह लूंगी। वैसे तो मैं डरपोक हरगिज नहीं थी, लेकिन भाई के जाने के बाद मेरे साथ ऐसे वाकयात हो रहे थे कि मैं चाह कर भी अपने खौफ पर काबू नहीं पा रही थी। अक्सर मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कभी मुझे लगता कि घर में कोई साया घूम रहा है। एक रात तो मैंने वो साया अपने बहुत करीब देखा था। उस रोज मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। मैंने डरते डरते किचन से फल काटने वाला चाकू उठाया
اور احتیاطاً دروازے کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے دھیان سے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کیونکہ مجھے بلا وجہ وہم نہیں ہوتے تھے۔ میں بچپن سے ہی اس گھر میں اکیلے ہی رہتی آئی تھی، بھائی تو اپنے کام پر چلا جایا کرتا تھا، پیچھے میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی۔ لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور اسے محض اپنا وہم و گمان کر دیا۔ اپنے گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر دیں اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات میں نے بہت مشکل سے رات گزاری تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے بھائی سے ان کے امریکہ والے نمبر پر کال کی تھی تاکہ میں انہیں رات کے بارے میں بتا سکوں، لیکن مسلسل کال کرنے کے باوجود ان کا نمبر بند جا رہا تھا اور یہ چیز مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ بھائی کا نمبر بند ہو۔ میری ان سے روز بات ہوتی تھی۔ اب اس بات کو 3 دن گزر گئے تھے اور میرا بھائی اور بھابھی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اب پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ یہ چیز مجھے بے حد پریشان کر رہی تھی۔ اب مجھے بس بھائی اور بھابھی کی واپسی کا انتظار تھا۔ ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک سے کوئی دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہا تھا۔ ایک دم سے شور شرابے پر میں گھبرا گئی تھی۔ میں دوپٹہ سر پر ٹکائے دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، وہاں اچانک سے بھابھی کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں، کیونکہ ابھی ان کی واپسی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ بھائی اور بھابھی کی واپسی کی ٹکٹ 10 دن بعد کی تھی، لیکن 10 دن پہلے ہی وہ گھر آ گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ بھابھی نے گھر کے اندر آتے ہی مجھے کہا کہ میں جلدی سے دروازہ بند کر دوں۔ مجھے بھابھی کی یہ حرکت خاصی عجیب لگی تھی، اور اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب بھابھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے دروازہ دوبارہ کھولا اور دور دور تک نظر دوڑائی، لیکن مجھے بھائی کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اب میں حیران و پریشان سی دروازہ بند کر کے واپس اندر آ گئی۔ بھابھی ابھی تک اپنے کمرے میں تھیں۔ میں نے جا کر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے بار بار دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ آخر کار بھابھی اتنی جلدی واپس کیسے آ گئیں، اور بھائی جانے کہاں تھا، اور آتے ہی وہ کمرے میں کیوں بند ہو گئی تھی؟ مجھے بھابھی کا رویہ بے حد عجیب لگ رہا تھا، اور میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن وہ باہر نہ آئیں۔ میرے دماغ میں ہزاروں وسوسے آنے لگے تھے، لیکن ایک میری بھابھی تھی جس نے سیدھے منہ بتانا تو دور، سلام دعا لینے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجبوراً میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر میں نے بھائی کا نمبر ملانا شروع کیا، لیکن پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی ان کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے ساری رات جاگ کر ہی گزار دی، کیونکہ میری بھابھی آ گئی تھیں، لیکن میرے بھائی نہیں آئے تھے۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ دونوں ساتھ گئے تھے اور اب اچانک وہ اکیلی واپس آ جائے، اور تو اور بھائی کا نمبر تک بھی نہیں مل رہا تھا۔ ساری رات پریشانی میں گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی میں واپس بھابھی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے کھڑی بھابھی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنکھیں حیرت اور بے یقینی کی وجہ سے ساکت ہو گئی تھیں۔ جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بھابھی کا کٹا ہوا ایک ہاتھ دیکھا تھا۔ بھابھی نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکالا ہوا تھا، اور پھر جب بھابھی کو دیکھا تو وہ بھی رو رہی تھیں، کیونکہ اب ان کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا۔ میں آگے بڑھی اور بھابھی کو گلے لگا لیا، اور پھر وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے جسم کا ایک حصہ تن سے جدا ہو گیا تھا۔ تکلیف تو ہونی تھی نا، مجھے تو دیکھ کر ہی اتنی تکلیف ہو رہی تھی، وہ تو اس درد کو محسوس کر رہی تھیں۔ میں ان سے الگ ہوئی اور ان سے پوچھا کہ ان کا ہاتھ کیسے کٹا ہے۔ وہ مجھے لیے اندر داخل ہوئیں اور مجھے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگیں، اب جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے بہت تحمل اور ٹھنڈے دماغ سے سننا اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان کی تحمید باندھنے پر میرے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری بھابھی اب بھی رو رہی تھیں، اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی اسے سننے کے بعد میرے سر پر ساتوں آسمان ایک ساتھ آن گرے تھے۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔
भाभी रोकर बता रही थी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे आगे सब ड्रामा किया था। तुम्हारे भाई के कहने पर मैंने अपने बाप से अमेरिका जाने के लिए पैसे मांगे थे और तुम्हें कहा कि मैं खुद अमेरिका जाना चाहती हूँ, जबकि ये सब तुम्हारे भाई का मंसूबा था। तुम्हारे भाई ने पहले से मंसूबा बनाया हुआ था। उसने मुझे बल्ली का बकरा बनाया हुआ था। वहां जाते ही तुम्हारे भाई ने मुझे वाज़ेह लफ्जों में बता दिया था कि वो मुझे वहां क्यों लेकर गया है। मैं रोती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। भाभी को देखकर मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वहां तुम्हारा भाई मुझे नाबीना बनाकर मुझसे भीख मंगवाता था। मैं रोती चिल्लाती तो वो मुझे मारता पीटता था। अपने लालच में उसने मुझसे मेरी इज्जत वकार सब कुछ छीन लिया था। तुम्हारा भाई एक निहायत ही घटिया इंसान है। वो बस लालची इंसान है। उसने तो मुझसे शादी भी अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए की थी, और ये तो मेरी गलतफहमी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। असल में वो मेरी खूबसूरती से मुतासिर हो गया था और वहाँ पर मुझसे भीख मंगवाता था। भाभी रोते हुए बता रही थी कि एक रोज वहाँ की हुकूमत को पता चल गया। इसी वजह से तुम्हारा भाई पकड़ा गया था, मगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो वहां पर पुलिस वालों से झगड़ा करके भागने लगा था, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी और वो वहीं पर दम तोड़ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग आई हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने सारी दुनिया घूम रही हो। दिमाग साए साए करने लगा था। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। भाभी आगे भी कुछ बोल रही थी, लेकिन उनकी मजीद कोई बात भी सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी। इतने शफीक भाई का ये दरिंदा सिफ्त रूप देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दिल भी गम से फटने के करीब था। भला मेरा भाई ऐसा कब था? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग भी फटने वाला हो गया था। कुछ दिन तक मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि मुझसे भाभी का सामना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई ऐसा भी कुछ कर सकता है। कुछ दिनों बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो खाना बनाने का सोचा। मैंने सोच लिया था कि मैं भाभी को मुकम्मल आराम दूंगी। जो कुछ उनके साथ हो चुका है, अब उसके बाद मैं उन्हें जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं भाभी के कमरे की जाने बढ़ी तो उनकी आवाज मेरी कानों में पड़ी और मुझे मेरी जिंदगी का एक और झटका लगा जो मुझे आज भाभी की तरफ से मिला था। अभी मेरी जिंदगी में और कितने ऐसे झटके बाकी थे। वो किसी से फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रही थी और यहाँ आकर मेरे दिमाग ने जैसे काम करना शुरू कर दिया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भाभी की बातों पर यकीन करके मैंने बहुत गलत कर दिया है। अब मुझे भाभी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उस दिन शायद मैं जज्बाती हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे खुद पर हैरत हुई थी, क्योंकि मेरा भाई तो बचपन से ही गैरतमंद इंसान था। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि वो अपनी इज्जत को नीलाम करता फिरे। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में पलट आई। अब मुझे कुछ सोचना था। कुछ तो था जो मेरी नजरों से ओझल था। एक दिन फिर से सारी बातों को पस्ते पुष्ट डालते हुए मैं भाभी के पास आ गई। वो अपने कमरे में बैठी किसी से बातें कर रही थी। उनका अंदाज, उनका रवैया मुझे काफी मशकूक था। भला जिस औरत का शोहर फोत हो गया हो और उसका हाथ कट गया हो, वो इस कदर नॉर्मल कैसे हो सकती है? जबकि भाभी ने मुझे कहा कि वो अपने कमरे में इद्दत में बैठी हुई हैं। और मुझे हैरत हुई थी। जब भाभी को किसी से फोन पर बातें करते देखा तो मुझे यकीन होने लगा था कि भाभी कुछ न कुछ तो छुपा रही हैं और उन्होंने मुझसे सब झूठ बोला होगा। ना जाने मेरा भाई जिंदा भी है या नहीं, और अगर जिंदा है तो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ये सोच सोच कर मुझे परेशानी लाहक हो रही थी। अगले दिन मैं भाभी के पास गई और उनसे जाकर पूछा कि उनका हाथ कैसे कटा था। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और मेरा शक मजीद गहरा हो गया था। उन्होंने टाल मटोल की और सही जवाब नहीं बताया कि उनका हाथ कैसे कटा था। वो बस मेरे सामने रोने लगी और यहाँ आकर मैं बेबस हो गई और उठकर चली गई। मजीद कुछ दिन गुजरे तो मैंने भाभी से पूछा कि बताएं आखिरकार उनके साथ ऐसा भी क्या हुआ था कि उनका हाथ कट गया। उन्होंने कहा कि एक रोज मैंने भीख मांगने से इनकार कर दिया था,
बस इसी वजह से तुम्हारे भाई ने मेरा हाथ काट कर मुझे इस बात की सजा दी थी और धमकी भी दी थी, और अगर अब मैं दोबारा उसे इनकार करूंगी तो वो मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देगा। भाभी की बात पर मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी थी और इसी वजह से मैं चुप हो गई थी। ऐसे ही काफी दिन गुजर चुके थे और भाभी को देखकर ऐसे लगता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक तो उनका रवैया मशकूक था, दूसरा अब वो काफी नॉर्मल लग रही थी, ऐसे जैसे उनकी जिंदगी बहुत आसान हो गई हो। अभी कुछ दिन मजीद गुजरे थे कि मेरी भाभी ने घर से बाहर जाना शुरू कर दिया। वो रात होते ही घर से बाहर निकल जाती और मजीद सुबह फजर से पहले घर वापस लौट आती। ना जाने ये कितने दिनों से चल रहा था। मैं हैरान थी कि वो अकेले में कहाँ जाती हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर पता लगाऊंगी कि आखिर वो आधी रात को कहाँ जाती हैं। मैंने अपने तरीके से सब कुछ पता लगाने की कोशिश की और फिर चंद दिनों में ही मैं कामयाब हो गई। मैंने भाभी का पीछा किया तो वो एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। अभी कुछ ही दूर गई थी कि वहाँ एक काले रंग की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। भाभी ने चोरों की तरह नजरें घुमाई और यहाँ वहाँ देखने लगी। मैं वहाँ मौजूद एक दरख्त के पीछे छुप गई थी। जब उसे यकीन हो गया कि उसे किसी ने नहीं देखा तो वो उस गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। उस दिन तो मैं कुछ पता ना लगा सकी थी क्योंकि मेरे पास उनका पीछा करने के लिए कोई सवारी मौजूद ना थी। अगले 2-3 दिन मैंने देखा कि वो हर रोज यही अमल दोहराती रही थी। एक दिन मैंने सच जाने की ठान ली और सुबह ही एक गाड़ी एक दिन के लिए किराए पर ले ली। गाड़ी वाले को वक्त भी बता दिया था ताकि मुझे कोई मसला ना हो सके। रात को जैसे ही मेरी भाभी घर से निकली, मैंने फौरन उनका पीछा किया। गाड़ी वाला आ चुका था। उसने गाड़ी थोड़ी दूर ही खड़ी कर दी थी ताकि भाभी को पता ना चल सके। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, मैं भी फौरन अपनी गाड़ी में बैठ गई और फिर जल्द ही हमारी गाड़ी उनका पीछा करने लगी, कुछ इस तरीके से कि उन्हें इल्म ना हो सका कि कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है। वो गाड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले के सामने जाकर रुकी तो मैं हैरान हो गई। भला इतने बड़े बंगले में भाभी का क्या काम था। खैर, मैंने गाड़ी वाले को वहीं रुकने का बोला और खुद छुपती छुपाती भाभी के पीछे चल पड़ी। भाभी घर के अंदर चली गई थी, मगर आगे का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। उस बंगले में वही आदमी मौजूद था जो भाभी का बाप बनकर हमारे घर आया था। वो दोनों एक कमरे की जानिब बढ़ गए थे। मैं दरवाजे के पीछे छुपी रही। जब कुछ ही देर में वो लोग कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने मुकम्मल काले लिबास में खुद को छुपा रखा था, यहाँ तक कि चेहरे भी मास्क से ढांपे हुए थे। मुझे कुछ गड़बड़ का शदीद एहसास हो रहा था। मैं चुपचाप छुपी रही। जब वो लोग वापस उसी काली गाड़ी में बैठकर चले गए, मैंने भी फौरन अपनी गाड़ी वाले को कहा कि उनका पीछा करो। वो लोग अब एक सफेद महल नुमा बंगले के सामने गाड़ी रोक चुके थे और फिर वो गाड़ी से निकले और जैसे ही उन्होंने अपनी पुश से एक गन निकाली, तब मेरे होश उड़ गए। वो दोनों अब सबसे नजरें बचाते हुए अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। मैं ये सब देखकर हैरानो परेशान हो रही थी। मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दी थी क्योंकि इतना तो मैं पहले ही समझ चुकी थी कि वो दोनों कोई न कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उन दोनों को उनके नाकाम अज़ाइम में कामयाब होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। भाभी का घनौना चेहरा सामने आया तो मुझे अपने भाई की फिक्र सताने लगी। मैंने पुलिस वालों को सब बता दिया और कहा कि भाभी तो अमेरिका से वापस आ चुकी हैं, लेकिन मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है। पुलिस उन दोनों को थाने ले आई और फिर जब उनसे तफ्तीश की तो पता चला कि वो दोनों बहुत बड़े चोर थे। एक बहुत बड़ा गैंग था जिसके वो दोनों सरबराह थे। वो लोग अमीर लोगों के घर चोरी और अमीर लोगों से फराड किया करते थे। मेरे भाई से शादी भी उन्होंने इसी वजह से की थी और जो कुछ मेरी भाभी ने मुझे बताया था वो सब झूठ था, बल्कि उनका मंसूबा था कि वो मेरे भाई को अमेरिका ले जाकर अपाहिज कर देंगे और वहाँ के लोगों से मदद के बहाने बहुत सा पैसा इकट्ठा करेंगे। मगर वहाँ पर मेरा भाई उनके काबू नहीं आया था और उसने कहा था कि वो ये सब यहाँ की पुलिस को बता देगा। तब भाभी और उनके बाप ने उन्हें वहाँ पर कैद कर लिया था। फिर एक रोज भाभी वहाँ एक शॉप में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, जिसके नतीजे में वहाँ की पुलिस ने सजा के तौर पर उनका एक हाथ काट दिया था।
اور ان کا ویزا کینسل کر کے ان تینوں کو واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی کہ وہاں کی پولیس نے انہیں عمر بھر قید نہیں کیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میرا بھائی کہاں تھا؟ بھابھی نے تو کہا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ جب پولیس والوں نے اپنے طریقے سے پوچھا تو بھابھی نے بتایا کہ اس نے میرے بھائی کو اپنے باپ کے گھر میں قید کیا ہوا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کا منصوبہ ناکام ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم بھابھی کے گھر پہنچ گئے تھے اور میں نے اپنے بھائی کو آزاد کروا لیا تھا۔ میرے بھائی نے آزاد ہوتے ہی اس مکار عورت کو طلاق دے دی تھی اور پھر ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس آ گئے تھے۔ پولیس والوں نے میری بھابھی اور اس کے بھائی کو جیل میں بند کر دیا تھا۔ میرا بھائی اتنے دن قید رہنے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا تھا اور بیمار بھی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کا ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ اب میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اب وہ پہلے میری شادی کرے گا اور پھر اپنے بارے میں کچھ سوچے گا۔ میرا رشتہ میری پڑوسن نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا ہے۔ آج کل میری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں ایسے برے لوگوں سے بچا کر ہم پر بہت بڑا کرم کر دیا تھا۔